ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग को हम लोग एंटीकोलिनेस्ट्रेज पॉइजनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस के ही ग्रुप्स होते हैं। As you can see in this classification of anticholinestrases, carbamates and organophosphates come under irreversible anticholinestrases, and if you remember, I told you that they are not used clinically. They are lipid soluble insecticides that are used in farms, agriculture and household. Okay, coming back to the topic. So, as I told, organophosphate and carbamates are groups of irreversible anticholinestrases. तो ये जो एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस हैं ये बहुत लिपिड सॉल्युबल होते हैं, हाईली लिपिड सॉल्युबल, इतने ज़्यादा कि ये इंटैक्ट स्किन मेम्ब्रेन को तक क्रॉस कर जाते हैं और ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, नाउ वंस दे आर अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड दे कॉज ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग। हाउ इज़ दैट कॉज्ड, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वील डाइव इनटू दैट नाउ। उससे पहले लेट्स गेट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस हैं, हाईली लिपिड सॉल्युबल हैं, इसलिए ये इंटैक्ट स्किन के मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर जाते हैं और ब्लड में चले जाते हैं। ये हाउस होल्ड और एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली तुम्हारे पास जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या कार्बामेट पॉइजनिंग के केस आएंगे वो कैसे आएंगे, फार्मर्स के आएंगे, ऐसे लोगों के आएंगे जो फार्म में काम करते हैं कुछ। तो पीपल और फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड अब्जॉर्ब दिस थ्रू द स्किन इनटू द ब्लड, स्पेशली बेयरफुट। तो सोचो कि तुमने अपने फार्म में ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट इंसेक्टिसाइड यूज़ किया है एंड नाउ यू आर वर्किंग इन द फार्म बेयरफुट, तो तुम अपने सोल के ज़रिए ये अब्जॉर्ब कर लोगे ब्लड में, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट तुम्हारे स्किन को क्रॉस करेगा और ब्लड में चला जाएगा। इवेंचुअली इट विल accumulate and cause organophosphate or carbamate poisoning. So people working in the farms where insecticides are used are more prone to organophosphate or carbamate poisoning. All right? Okay. So this was the brief introduction. Now, होता क्या है? Being anticholinestrases, both organophosphate and carbamate block एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट थे क्या थे? एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस थे। ठीक है, एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस यानी ऐसे एंजाइम्स जो कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को तोड़ दें, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर दें। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज का काम क्या था? एसिटाइलकोलिन को तोड़ना। तो यहाँ पे एक साइकिल चल रही है एक तरीके से, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है, लेकिन एंटीकोलिन एस्टरेज एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ही ब्लॉक कर देता है, तो एसिटाइलकोलिन को टूटने नहीं देता, जिसकी वजह से बॉडी में एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो जाता है। एसिटाइलकोलिन इंक्रीज होगा तो वो जाके अपने रिसेप्टर्स पे बैठ जाएगा। क्या थे रिसेप्टर्स? एन रिसेप्टर और एम रिसेप्टर। दो तरीके के एन रिसेप्टर थे हमारे पास, एन एन और एन एम। एम 5 तरीके के थे, बट मेनली हमें 3 ही कंसिडर करने थे, M1, M2 एंड M3। तो ये सारे रिसेप्टर्स स्टिम्युलेट हो जाएंगे और अपने अपने कोलिनर्जिक मैनिफेस्टेशंस या एक्शंस दिखाने लगेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स ऐसे एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस हैं जो कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन बॉडी में बढ़ जाता है और कोलिनर्जिक मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स बॉडी में स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में एंड हेंस शो फर्दर रिएक्शंस। अच्छा, अभी मैंने बताया कि एन और एम रिसेप्टर पे जाके एसिटाइलकोलिन बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट पॉइजनिंग में हमें क्या मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे इन दोनों रिसेप्टर के स्टिम्युलेशन की वजह से? तो अगर एम रिसेप्टर स्टिम्युलेट होगा तो क्या देखने को मिलेगा? कौन कौन से सिम्टम्स? M1 के स्टिम्युलेशन से हमें एसिडिटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि M1 किससे रिलेटेड था? स्टमक से। M2 के स्टिम्युलेशन से हमें देखने को मिलेगा ब्रैडीकार्डिया और हाइपोटेंशन। क्यों?
क्योंकि M2 रिलेटेड था हार्ट से, ठीक है। M3 के स्टिम्युलेशन से हमें क्या देखने को मिलेगा, M3 जो था वो विसरल स्मूथ मसल्स और ऑर्गन से रिलेटेड था और हमें बहुत सारे एक्शंस दिखा रहा था। इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो यू नो इट वेरी वेल, ओके। तो M3 के स्टिम्युलेशन से हमें आई में मियोसिस देखने को मिलेगा, ग्लैंड्स में सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा और लंग्स में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज हमें बहुत अच्छे से नोट करनी है, वो ये है मियोसिस इन आई। तो ओपी पॉइजनिंग या कार्बामेट पॉइजनिंग या एंटीकोलिनेस्ट्रेस पॉइजनिंग के सिवियर केसेस में मियोसिस इन आई इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पिन पॉइंट प्यूपिल शो करता है। अगर आपको मियोसिस इन आई रिमेंबर नहीं है तो मियोसिस का मतलब होता है प्यूपिल का छोटा होना और मिड्रियासिस का मतलब होता है प्यूपिल का बड़ा होना। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी। मियोसिस इज अ शॉर्ट वर्ड सो प्यूपिल बिकम्स स्मॉल, मिड्रियासिस इज अ लॉन्ग वर्ड सो प्यूपिल बिकम्स लार्ज। मियोसिस इन आई यानी प्यूपिल्स बिकम शॉर्ट, सीवियर केस में वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो पिन पॉइंट जितना हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है ओपी पॉइजनिंग, कार्बामेट पॉइजनिंग और एंटीकोलिनेस्ट्रेस पॉइजनिंग का, ठीक है। क्योंकि ये सारे सिम्टम तो तुमको किसी और डिजीज में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है जो तुम्हें बताएगा कि हाँ ओके डेफिनेटली देयर इज अ वेरी ग्रेट चांस दैट इट इज ओपी पॉइजनिंग या कार्बामेट पॉइजनिंग या एंटीकोलिनेस्ट्रेस पॉइजनिंग, ठीक है। तो मस्करेनिक मैनिफेस्टेशंस तो हमें पता चल गई कि एम रिसेप्टर के स्टिम्युलेशन से ओपी पॉइजनिंग या कार्बामेट पॉइजनिंग में हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, लेकिन हमें ये भी पता है कि एसिटाइल कोलिन एन रिसेप्टर को भी तो स्टिम्युलेट करता था, वो क्या सिम्टम दिखाएगा। एक बात पहले समझ लो कि एन रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करने के लिए ना एसिटाइल कोलिन का बहुत हाई डोज चाहिए होता है, ठीक है। तो यानी जिस इंसान को बहुत सिवियर ओपी पॉइजनिंग हो चुकी होगी उसी के में एसिटाइल कोलिन का डोज बहुत हाई जा चुका होगा और वही निकोटिनिक मैनिफेस्टेशंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा, एन के स्टिम्युलेशन से वो टैकीकार्डिया और हाइपरटेंशन दिखाएगा जो कि बहुत रेयर है। यूजुअली हमें ब्राडीकार्डिया और हाइपोटेंशन ही देखने को मिलेगा, रिमेंबर दिस। अगर टैकीकार्डिया और हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है इन ओपी पॉइजनिंग का केस तो समझ लेना कि बहुत हाई डोज में एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट हो चुका है। और एम के स्टिम्युलेशन से क्या देखने को मिलेगा, मसल वीकनेस एंड इवेंचुअली मस्कुलर पैरालिसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। रिमेंबर एन गैंग्लिया से रिलेटेड था और एम स्केलेटल मसल से रिलेटेड था, हेंस दीज मैनिफेस्टेशंस आर शोन। ओके, नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट। अब हमने डायग्नोज तो कर लिया कि एक पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या कार्बामेट पॉइजनिंग है। कैसे डायग्नोज किया, हमने देखा, मैंने एक इंपॉर्टेंट मार्कर बताया था पिन पॉइंट प्यूपिल, राइट, और अदर सिम्टम्स भी मैंने बता दिए, वो सब हमने कंसिडर किया। हमने उसकी हिस्ट्री ली कि क्या आप एक्सपोज हुए थे किसी इंसेक्टिसाइड से, आप फार्म में काम करते हैं या रिसेंटली यू विजिटेड अ फार्म, यू हैव बीन देयर फॉर अ वाइल और समथिंग लाइक दैट। वी टेक अ हिस्ट्री ताकि हमें पता चले कि क्या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स या कार्बामेट्स का एक्सपोजर होने का चांस था। देन वी लुक फॉर साइंस एंड सिम्टम्स। आफ्टर ऑल दैट वंस द डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड कि इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट पॉइजनिंग है तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले जनरल मेजर्स तो लेने ही है, राइट। कोई भी डिजीज होगी सबसे पहले तुम जनरल मेजर्स लोगे फिर ही ड्रग्स पे आओगे। तो जनरल मेजर्स क्या होंगे, सबसे पहला टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर टू द पॉइजन यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट। हमें ये इंश्योर करना है कि अब आगे चल के उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट का एक्सपोजर ना हो, ठीक है। वो एक्सपोजर को हम टर्मिनेट या ब्लॉक करेंगे। सबसे पहले वो फार्म में काम करता है तो बोलेंगे कि जस्ट स्टॉप दैट एक्सपोजर बाय नॉट वर्किंग एट द फार्म और replacing the insecticides, anything, switching to organic farming, that is another thing. But first step ये कि terminate करेंगे हम exposure to the poison, ठीक। कैसे करेंगे, फ्रेश एयर देंगे उसे जो कि फ्री हो ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बामेट इंसेक्टिसाइड से। हम स्किन को वॉश करेंगे
म्यूकस मेम्ब्रेन को वॉश करेंगे, क्यों? क्योंकि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट बॉडी में गए थे। वाटर से इनको वॉश करेंगे, फ्रेश एयर देंगे और गैस्ट्रिक लवाज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है? एम्प्टीइंग द स्टमक। तो यूजुअली कोई भी पॉइजनिंग का केस है, नॉट जस्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बामेट पॉइजनिंग, कोई भी पॉइजनिंग का केस आता है ना तो गैस्ट्रिक लवाज की जाती है, ताकि जो स्टमक में पॉइजन हो वो हम क्लियर आउट कर सकें। ठीक, एम्प्टिंग द स्टमक इज गैस्ट्रिक लवाज, क्लीनिंग एम्प्टिंग द स्टमक। ऑल राइट, सेकेंड मेजर हम लेंगे मेंटेनिंग पेटेंट एयरवे, एयरवे उसका पेटेंट हो। थर्ड स्टेप हम लेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ नेसेसरी। अगर पेशेंट बहुत सीवियर हो चुका है, उसे रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है, तो हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देंगे। ये तीनों बहुत बेसिक जनरल मेजर्स हैं जो कि हमें लेने हैं। उसके बाद हम आएंगे सपोर्टिव मेजर्स पे। सपोर्टिव मेजर्स में हम बीपी मेंटेन करेंगे, हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, और अगर उसे कन्वल्जन्स आ रहे हैं तो हम स्लो आईवी इंजेक्शंस देंगे डायाजेपैम का। डायाजेपैम एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, इसको हम आईवी रूट के थ्रू देंगे स्लोली। ऑल राइट, पीपी मेंटेन करेंगे, हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, डायाजेपैम देंगे इन केस ऑफ कन्वल्जन्स, एंड बाकी जनरल मेजर्स लेंगे। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्पेसिफिक एंटीडोट्स फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग। तो स्पेसिफिक एंटीडोट्स क्या होंगे? सबसे पहले हम एम रिसेप्टर का मैनिफेस्टेशंस पे ध्यान देंगे, क्योंकि वो मेजर थी। एम रिसेप्टर की जो मैनिफेस्टेशन थी वो तो बहुत हाई डोज पे देखने को मिल रही थी ना, मेन दिक्कत तो एम रिसेप्टर से हो रही थी। तो क्या करेंगे, हम एम रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट उठा लाएंगे। एम रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट क्या था? मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैंने रिसेप्टर्स बताए थे कि एम रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है एट्रोपिन, जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है। कोलिनर्जिक ड्रग के रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करना होगा तो ऑब्वियसली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ही दोगे ना, तो एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन देंगे क्योंकि वो एंटागोनिस्ट होता है एम रिसेप्टर का और वो मस्करिनिक इफेक्ट्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक, एट्रोपिन कैसे देंगे? 2 milligram IV stat repeated every 5 minutes, doubling the dose till signs of atropinization show. Now this is the important point. Atropinization के signs क्या होंगे? There are 3 important signs of atropinization. This is a very important point from clinical as well as your examination point of view. Okay, तो एट्रोपिनाइजेशन का मतलब है कि एट्रोपिन काम कर रही है, बॉडी में इफेक्ट दिखा रही है। ये हमें कैसे पता चलेगा? 3 साइन से पता चलेगा। पहला साइन है रिड्यूस्ड सिक्रीशन। याद करो कि एम रिसेप्टर के स्टिम्युलेशन से, स्पेशली M3 रिसेप्टर के स्टिम्युलेशन से हमें एक इफेक्ट देखने को मिल रहा था, वो था इंक्रीज्ड सिक्रीशन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन है रिड्यूस्ड सिक्रीशन, स्पेशली ब्रोंकियल सिक्रीशंस। ब्रोंकियल सिक्रीशंस अगर हमें रिड्यूस दिख रही हैं तो ये मोस्ट रिलायबल साइन होता है एट्रोपिनाइजेशन का, यानी कि हमारी दवाई काम कर रही है और पॉइजनिंग, एंटी पॉइजनिंग इफेक्ट शो कर रही है। ठीक है, एंटीडोट का काम कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है मिड्रियासिस, यानी प्यूपिल बड़े हो रहे हैं। ये मोस्ट कॉमन साइन होता है। और लास्ट है टैकीकार्डिया, हार्ट रेट मोर देन 100 अगर है, अचीव हो रहा है, यानी कि एट्रोपिन काम कर रहा है। इट इज एक्टिंग एज एन एंटीडोट टुवर्ड्स द पॉइजनिंग। नाउ यू हैव टू रिमेंबर that reduced bronchial secretions is the most reliable, most definitive sign of atropinization. अगर हमें ये देखने को मिल रहा है तो समझ जाओ that the treatment is successful. मिड्रियासिस इज द मोस्ट कॉमन साइन। मिड्रियासिस देखने को मिल रहा है तो ये मत मान लेना कि सक्सेसफुल हो रहा है ट्रीटमेंट। जब तक रिड्यूस सिक्रीशंस ना देखने को मिले, डोंट बी सो श्योर अबाउट इट। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, सो हमने ये पता कर लिया कि हमने एम रिसेप्टर के मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक कर दिया। कैसे? एट्रोपिन से, क्योंकि एट्रोपिन एक एंटागोनिस्ट था। तो बट एट्रोपिन कैन नॉट रिवर्स पेरिफेरल मस्कुलर पैरालिसिस विच इज अ निकोटिनिक एक्शन। मैंने क्या बताया था? अगर एन रिसेप्टर स्टिम्युलेट होगा, कौन सा? एन एम रिसेप्टर स्टिम्युलेट होगा तो मस्कुलर पैरालिसिस देखने को मिलेगा।
एट्रोपिन उसे नहीं रिवर्स कर रहा, बट हमें वो तो रिवर्स करना है ना, क्योंकि वो तो हाई डोज पे हो रहा है, मतलब पेशेंट और सिवियर केस में है। तो उसको रिवर्स करने के लिए हम एक और ड्रग लेके आएंगे जो कि होते हैं कोलिनेस्ट्रेस रीएक्टिवेटर्स, ऑक्साइम्स। ठीक है, ऑक्साइम्स क्या होते हैं? कोलिनेस्ट्रेस रीएक्टिवेटर्स होते हैं। ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को रिएक्टिवेट करते हैं, उनका अमाउंट बॉडी में बढ़ाते हैं ताकि एसिटाइल कोलिन टूट जाए। एसिटाइल कोलिन टूट जाएगा तो वो एन रिसेप्टर को स्टिम्युलेट, ओवर स्टिम्युलेट करना बंद कर देगा, तो मस्कुलर पैरालिसिस रिवर्स हो जाएगा। पॉपुलर ऑक्साइम्स का एग्जाम्पल है प्रालिडॉक्साइन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑक्साइम्स आर ओनली यूज्ड इन ओपी पॉइजनिंग एंड नॉट इन कार्बामेट पॉइजनिंग। इन फैक्ट दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्बामेट पॉइजनिंग। कॉन्ट्राइंडिकेटेड मीन्स कि ये तो देना ही नहीं है, अगेंस्ट है कार्बामेट पॉइजनिंग में। क्यों? इसको समझने के लिए हम ये 3 डायग्राम यूज करेंगे, बहुत सिंपली सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के 3 डायग्राम बनाए हैं। ये तीनों एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स हैं। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज में 2 साइड्स होती हैं, एक एस्टेरिक साइड और एक एनायनिक साइड। ठीक, ओके। पहले हम नॉर्मल सिनेरियो की बात करेंगे। नॉर्मली बॉडी में एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का काम क्या होता है? एसिटाइल कोलिन को तोड़ना इनटू एसिटेट एंड कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज में कौन आके बैठेगा? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन आता है, एनायनिक साइड पे बैठता है और एस्टेरिक साइड पे उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है इनटू एसिटेट एंड कोलिन। ये तो था हमारा नॉर्मल सिनेरियो। अब आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पे। ओपी पॉइजनिंग पे क्या होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट आके बैठ जाता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज की एस्टेरिक साइड पे, तो ओपी ने ले ली इसकी एस्टेरिक साइड। अब एज यू रिमेंबर, एस्टेरिक साइड पे तो एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस हो रहा था, जो कि अब नहीं हो पाएगा क्योंकि ओपी ने वो जगह ले ली है। ठीक है, अच्छा। कार्बामेट पॉइजनिंग में क्या होता है? कार्बामेट दोनों साइड ले लेता है, एस्टेरिक भी और एनायनिक भी। तो अब तो एसिटाइल कोलिन बैठ भी नहीं पाएगा, टूटना तो बहुत दूर की बात। अब यहाँ पे ऑक्साइम्स का रोल कैसे समझोगे? ऑक्साइम्स आते हैं, ये है ऑक्साइम्स, ये आते हैं एनायनिक साइड पे बैठते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। अब एसिटाइल कोलिन आएगा, नॉर्मली एनायनिक साइड पे बॉन्ड करेगा, एस्टेरिक साइड पे टूटेगा और सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर हमने कार्बामेट पॉइजनिंग में ऑक्साइम्स इंट्रोड्यूस करा दिए तो वो बैठेगा कहाँ? एस्टेरिक साइड पे भी कार्बामेट बैठा है, एनायनिक साइड पे भी कार्बामेट बैठा है, तो इस केस में ऑक्साइम जाके कहीं और बैठ जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देगा। इसलिए ऑक्साइम्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्बामेट पॉइजनिंग बट आर वेरी यूजफुल इन organophosphate poisoning. I hope organophosphate poisoning and carbamate poisoning is very clear to you now. In the next video, we'll discuss uses of cholinergic drugs, जिसमें हम लोग myasthenia gravis, Alzheimer's disease, cobra bite और other topics discuss करेंगे. Thank you.